हेलो गाइस, मैं ऋतुराज सिंह चारण एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। और आज की क्लास में हम साइकोलॉजी की एक थ्योरी लेने जा रहे हैं जिसका नाम है मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी, जो कि एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। तो ये थ्योरी स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास को एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ शुरू करते हैं। इफ यू हैव विल टू विन यू विल अचीव हाफ ऑफ योर सक्सेस। यानी यदि आप में किसी कार्य को करने की इच्छा शक्ति है, इसका मतलब आपने आधी सफलता तो वहीं पर ही प्राप्त कर ली है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक इच्छा शक्ति, एक विल पावर आपके अंदर होनी चाहिए। तो कोई भी बड़ा से बड़ा कार्य जो है वो आपको क्या लगेगा स्टूडेंट्स, छोटा लगेगा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, अपने टॉपिक का नाम है साइको सोशल थ्योरी, जो कि एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिएगा इस थ्योरी से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहले हम एक इसका बेसिक जो एक स्ट्रक्चर है वो आपके माइंड में मैं बिठाता हूँ। ये जो थ्योरी है मनोसामाजिक सिद्धांत, जो कि एरिक एरिक्सन के द्वारा दी गई है। एरिक एरिक्सन जिनका जन्म हुआ था जर्मनी में, और आगे जाकर उन्होंने अपनी स्टडी वगैरह अमेरिका में की और वहीं पे ही इन्होंने इस थ्योरी को पब्लिश किया था। इसीलिए इनको जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। बस नॉर्मली आपको पता रहना चाहिए कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में, और इनको क्या कहा जाता है, जर्मन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना। और इन्होंने 1963 के अंदर एक बुक लिखी थी जिसका नाम था चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। देखिएगा यहां पर लिखा हुआ है, इनकी एक बुक है, सॉरी, देखो एक बुक है जिसका नाम है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और ये बुक इन्होंने कब लिखी थी स्टूडेंट्स, 1963 में। और इस बुक के अंदर इन्होंने मानव के मनोसामाजिक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं बताई। तो जीवन विकास से संबंधित 8 अवस्थाएं किस बुक में बताई, तो आंसर क्या हो जाएगा, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। और कब लिखी थी, 1963 में। और जीवन विकास से संबंधित 8 अवस्थाएं बताने के कारण इस सिद्धांत का आपके एक और नाम आता है स्टूडेंट्स। देखो लिखा हुआ यहां पर, जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। देखो अन्य नाम है, आपको याद रहना बहुत जरूरी है। अन्य नाम क्या हो गया, जीवन विकास अवधि सिद्धांत। ठीक है ना, सॉरी, जीवन अवधि विकास सिद्धांत, या इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। इंग्लिश नाम भी याद कर लेना, इंग्लिश नाम क्या है, लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इन तीनों फैक्ट से ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स। ये जो एरिक एरिक्सन है, इनको ईगो साइकोलॉजी या अहम मनोविज्ञान का फाउंडर माना जाता है। आपने सिगमंड फ्राइड का सिद्धांत पढ़ा होगा ना, जिसमें आप 3 नाम सुनते हो, ईड, ईगो और सुपर ईगो। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता तो अपना जो माइंड है वो सीधा किस पे जाता है, सिगमंड फ्राइड पे। याद रखना, ये गड़बड़ आपको नहीं करनी है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, अहम मनोविज्ञान का प्रतिपादक या ईगो साइकोलॉजी का फाउंडर कौन है, तो उसका आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट्स, एरिक एरिक्सन। और आपको पता हो तो इनको नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है। एरिक एरिक्सन को क्या कहा जाता है, नव फ्राइडवादी भी कहा जाता है। तो देखो मैंने ये स्टार मार्क करके लिखा हुआ है, फाउंडर ऑफ ईगो साइकोलॉजी। हिंदी में भी मैंने लिखा है, अहम मनोविज्ञान का जो फाउंडर है वो किसको कहा जाता है स्टूडेंट्स, एरिक्सन को। लिख देता हूं यहां पर नाम, क्योंकि जिक्र इन्हीं का ही चल रहा है तो मैंने अलग से लिखा नहीं था। ये अलग से याद रखना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, या फिर इनकी बुक भी आपको पता रहनी चाहिए। ये नॉर्मल जानकारी थी, यहां से आपके एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी अगली कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं। देखिएगा, एरिक एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत में टोटल कितनी अवस्थाएं बताई थी, इन्होंने 8 अवस्थाएं बताई थी। उन अवस्थाओं का नाम क्या क्या है, प्रत्येक अवस्था का विशेष गुण क्या है,
ठीक है ना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। और या फिर आपको उससे क्या, इस थ्योरी से रिलेटेड क्या पूछा जा सकता है, कोई एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है। तो इन्होंने मनोसामाजिक विकास सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई, 8 अवस्थाएं बताई। एक बार मैं आपको उनका नाम बता देता हूं, ठीक है, फिर हम इनकी थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट लेंगे। स्टूडेंट्स देखिएगा आप यहां पर, जस्ट ए सेकेंड, ये लो, देखो नाम ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। मैं अभी प्रत्येक अवस्था को अलग से एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जिसमें उसका हिंदी नाम, इंग्लिश नाम, उसकी अवस्था और उसका विशेष गुण, सारी चीजें आपको हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगी, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको ये सारे नाम इंग्लिश में बता रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहली जो आपकी अवस्था दे रखी है स्टूडेंट्स, वो है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। क्या अवस्था का नाम, क्या, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था। और इस अवस्था का विशेष गुण होता है होप, जिसे हम क्या कहते हैं, आशा, ठीक है ना। अलग से अभी डिटेल में पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको 8 अवस्थाओं के मेन नाम क्या है वो क्लियर हो जाए, इसलिए आपके लिए ये स्लाइड तैयार की है। और इसकी जो उम्र है वो कितनी मानेगी स्टूडेंट्स, 0 से 18 मंथ, या आपको ये भी मिलता है 0 से 1 वर्ष, ठीक है ना। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, दोनों ही चीजें सही है। अलग से इसका कोई अवस्था को लेके क्वेश्चन नहीं बनता। आपको 0 से 18 मंथ भी मिल सकता है और 0 से 1 वर्ष भी मिल सकता है, दोनों ही राइट है, ठीक है। अगली अवस्था जो है स्टूडेंट्स, वो है ऑटोनॉमी वर्सेज सेम और डाउट की अवस्था। और इस अवस्था में जो महत्वपूर्ण गुण होता है वो क्या है, विल पावर या इच्छा शक्ति। और ये आपके जो अवस्था होती है स्टूडेंट्स, ये होती है आपके 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की अवस्था। और या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, देखो 18 मंथ से लेकर 36 मंथ, 36 मंथ यानी प्रत्येक 1 साल में 12 मंथ होते, तो 3 साल तक की अवस्था ये होती है। फिर अगला 3 से 6 वर्ष की जो अवस्था, उसको हम क्या कहते हैं, इनिशिएशन और गिल्ट, ठीक है ना, हिंदी नाम अभी देखेंगे। और इसका विशेष गुण क्या होता है, प्रपंच, जिसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, उद्देश्य। चौथी अवस्था का नाम है इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियरिटी। 5वीं अवस्था का नाम है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन। इंडस्ट्री इंफीरियरिटी की विशेषता क्या हो जाएगी, कॉम्पिटेंस। और आइडेंटिटी एंड रोल कंफ्यूजन की विशेषता क्या हो जाएगी, फिडेलिटी। इनके हिंदी नाम आएंगे अभी, सामर्थ्यता या कर्तव्यनिष्ठता, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। अगला आपके नाम आ रहा है इंटीमेसी एंड आइसोलेशन, यानी घनिष्ठता और लगाव की अवस्था। और इसका विशेष गुण क्या होता है, लव या प्यार। अगली अवस्था आती है जनरेटिविटी या स्टेग्नेशन, जनरेटिविटी वर्सेज स्टेग्नेशन, जिसको हम कहते हैं उत्पादकता तथा स्थिरता की अवस्था। और इसका विशेष गुण होता है आपके केयर, ठीक है। और सबसे लास्ट अवस्था आपके आती है ईगो, इंटीग्रिटी और डिस्पेयर, अहम और नैराश्य की भावना। और इस अवस्था का विशेष गुण होता है स्टूडेंट्स विजडम। तो मेरा यहाँ पर अभी आपको जो बताने का उद्देश्य है, ये टोटल 8 अवस्थाएं हैं। और प्रत्येक अवस्था में ये पाया जाने वाला स्ट्रेंथ, वर्च्यू, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, विशेष गुण। और इन्होंने बताया कि प्रत्येक अवस्था के अंदर एक मनोसामाजिक संकट उत्पन्न होता है, जिसको क्राइसिस कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो ये देखो नाम लिखा हुआ साइकोलॉजिकल क्राइसिस। प्रत्येक अवस्था में जो क्राइसिस या जो संकट की स्थिति उत्पन्न होती है, उसमें एक पॉजिटिव चीज होती है और एक चीज क्या होती है, नेगेटिव चीज होती है। कैसे पॉजिटिव होती है और कैसे नेगेटिव होती है, अभी मैं आपको एक एक करके एग्जांपल से समझाऊंगा। तो 2 चीजें आपको ध्यान से रखनी है यहाँ पर, साइको सोशल क्राइसिस या मनोसामाजिक संकट। और इस संकट की क्या है, कोई स्ट्रेंथ, मनोसामाजिक शक्ति या वर्च्यू है, इसको हम क्या कहेंगे, विशेष गुण। ये आपको अलग से आप एक चार्ट के थ्रू आप याद कर सकते हो स्टूडेंट्स। अब हम आपकी इनकी सीक्वेंस में मैं आपको यहाँ पर स्टार्ट करते हुए बताता जाऊंगा। इससे पहले स्टूडेंट्स हमें यह पता होना चाहिए कि एरिक्सन ने जो अपनी थ्योरी दी है, उसके लिए उनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था, उन्होंने कौन कौन सी बातों को अपनी थ्योरी में एम्फेसाइज किया है। तो ये मैं आपको बताता हूं एक स्लाइड के माध्यम से, आप देखिएगा। देखो मैंने इसका हेडिंग दे रखा है मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्योरी। कई बार क्या होता है स्टूडेंट केवल 8 अवस्थाओं के नाम याद करके जाता है, लेकिन यहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहेगी, क्योंकि रीट में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो इनका मेन कॉन्सेप्ट क्या था मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने एक तो ये चीज बताई कि कोई भी बच्चा जो है अपनी पहचान बनाना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी जो है वो क्रिएट करना चाहता है, और ऐसा करने में समाज के व्यक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो समाज के लोगों का सहयोग पाकर अपनी पहचान बना सकता है। तो एक तो ये बात किसकी करते हैं, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी करने में किसकी भूमिका की बात करते हैं, बच्चे के साथ साथ समाज की। दूसरा इन्होंने बताया कि प्रत्येक अवस्था का एक मनोसामाजिक जो सिचुएशन पाई जाती है, जिसको इन्होंने नाम दिया था क्राइसिस या संकट, और इसके अंदर वापस दो चीजें होती है, जिसमें से एक पॉजिटिव होगा और दूसरा कैसा होगा, नेगेटिव। जैसे पहली जो अवस्था है जो कि 0 से 18 मंथ या 0 से 1 वर्ष की जो होती है, उसका नाम है विश्वास बनाम अविश्वास अवस्था। तो विश्वास यहां पर क्या है, क्राइसिस का पॉजिटिव पार्ट है, और अविश्वास जो है वो इसका कैसा पार्ट है स्टूडेंट्स, नेगेटिव पार्ट है। तो क्राइसिस में क्या होगा, एक पॉजिटिव पार्ट होगा और एक कैसा पार्ट होगा, नेगेटिव पार्ट होगा, और प्रत्येक अवस्था का एक अलग से क्या होगा, क्राइसिस होगा, जिसको अलग से अवस्था के रूप में नाम दिया हुआ है स्टूडेंट्स। और इसके अलावा एक बात इन्होंने और की है कि सभी लोगों की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जो बेसिक नीड्स होती है, वो सब लोगों की कैसी होती है, एक जैसी होती है। तो जो बेसिक नीड्स है वो सभी लोगों की कैसी होती है, एक जैसी होती है, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं पाया जाता है। और इसके साथ साथ इन्होंने एक चीज और बताई है स्टूडेंट्स, वो ये है कि इन्होंने अपनी थ्योरी के अंदर चार प्रकार के जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, उनको एक साथ क्या कर दिया, इंटीग्रेटेड कर दिया, समन्वित कर दिया। तो हो सकता है इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन मिल जाए। तो इन्होंने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में जिन 4 प्रकार के विकास की बात की है, उनमें सबसे पहला आता पर्सनल डेवलपमेंट, यानी व्यक्तिगत विकास। क्योंकि मैंने आपको टॉपिक शुरू होने से पहले ही एक कोटेशन सुनाया था, विल पावर, इच्छा शक्ति। तो सबकी इच्छा शक्ति एक जैसी नहीं होती है। जिसकी इच्छा शक्ति, जिसका सेल्फ मोटिवेशन जितना ज्यादा हायर होगा, वो इंसान अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा क्या करेगा, ग्रो करेगा। तो विकास की जो प्रक्रिया, उसमें पहला नाम इन्होंने क्या बताया, पर्सनल डेवलपमेंट, व्यक्तिगत विकास। दूसरा विकास के अंदर इन्होंने भूमिका बताई है कल्चर की। तो दूसरा आ गया आपके कल्चरल डेवलपमेंट या सांस्कृतिक विकास। फिर तीसरा इन्होंने बताया कि विकास की प्रक्रिया में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो तीसरा नाम आता है सोशल डेवलपमेंट, अर्थात सामाजिक विकास। और चौथा जो आपके डेवलपमेंट आता है स्टूडेंट्स, वो है आपके इमोशनल डेवलपमेंट, यानी संवेगात्मक विकास। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिक्सन ने अपने मनोसामाजिक सिद्धांत में किस प्रकार के विकास की बात नहीं की है। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब ये चारों फैक्ट आपको अच्छे से याद होंगे। ये देखो, एक बार आपको बता देता हूं। देखो, किशोरों में व्यक्तिगत पहचान किस तरह से विकसित होती है और समाज उस पहचान बनाने में किस तरह क्या करता है, मदद करता है। तो मैंने आपको पहला पॉइंट यही बताया था कि बच्चा अपनी आइडेंटिटी फाइंड आउट करना चाहता है, और इसमें उसकी हेल्प कौन करता है, सोसाइटी। इतना ही आपको याद रखना है। लैंग्वेज लिख लेना ताकि याद करने के लिए आपके पास कुछ मैटर हो। अगला पॉइंट देखिए, 4 प्रकार के विकास को इन्होंने क्या किया, समन्वित किया, इंटीग्रेटेड किया। व्यक्तिगत विकास, संवेगात्मक विकास, सांस्कृतिक विकास और सामाजिक विकास बता चुका हूं। एक बार रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको साथ ही साथ याद हो जाएगा। तीसरा पॉइंट देखिएगा, ये मैंने अलग से इसको स्टार मार्क कर देता हूं, ठीक है। देखो, विकास की प्रत्येक अवस्था में एक मनोसामाजिक चुनौती होती है। कि विकास की प्रत्येक अवस्था में क्या होगी, एक मनोसामाजिक चुनौती होगी, एक साइकोलॉजिकल एक टास्क होगी, जिसको नाम क्या दिया है, क्राइसिस या संकट। और इस क्राइसिस या संकट में एक चीज पॉजिटिव होगी और दूसरी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, प्रत्येक अवस्था के अंतर्गत। और सबसे लास्ट इनके नाम आता है, ये भी आप याद रख लेना कि सामान्यतः लोगों में एक ही तरीके की, यानी समान तरीके की क्या होती है, मौलिक आवश्यकताएं होती है, यानी बेसिक नीड सभी लोगों की कैसी होती है, समान होती है। तो इनकी थ्योरी का जो मेन कॉन्सेप्ट है, उसके अंदर इन्होंने ये 4 बातें की है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अगली कड़ी में हम अवस्थाएं स्टार्ट करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज याद करवा देता हूं। अच्छा चलो हम स्टार्ट करते हैं पहली अवस्था से, ठीक है ना। ये लो, देखिएगा स्टूडेंट्स, इन्होंने जो 8 मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं बताई, उसमें पहली अवस्था है जिसका नाम है
विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था, या इसी को ही हम क्या कहते हैं, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट की अवस्था। उम्र क्या है, 0 से 1 वर्ष। बिल्कुल ये जो फैक्ट है ये आपके दिया हुआ अरुण कुमार सिंह की बुक में, और ये भी यदि आपको दे देवे कि 0 से 18 माह, तब ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही आप याद कर सकते हो, नॉट ए बिग डील। ऐसा नहीं है फिर आप कमेंट में नीचे क्वेश्चन पूछे सर इसको 0 से 18 माने या 0 से 1, इन दोनों में से जो भी ऑप्शन मिले आपको राइट आंसर होगा। ये दोनों ऑप्शन आपको एक साथ नहीं दिए जाएंगे। तो इस अवस्था में होता क्या, देखो ये बच्चा जो है इस अवस्था के अंदर क्या करता है, इसके अंदर विशेष गुण जो पाया जाता है होप यानी आशा का पाया जाता है। कैसे कि बच्चा जो है अपने पेरेंट्स के द्वारा उसको यदि प्रॉपर केयर मिलती है, प्रॉपर देखभाल, प्रॉपर परवाह यदि बच्चे की होती है, तो बच्चे को उसके अंदर क्या हो जाता है, ट्रस्ट हो जाता है, विश्वास हो जाता है। और यदि बच्चा रो रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान दे ही नहीं रहा, तब बच्चा जो है वो कौन सी सिचुएशन में आ जाता है, अविश्वास वाली सिचुएशन में आ जाता। बहुत सिंपल मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताऊंगा, देखिएगा। जैसे कि एक बच्चे की माँ है जो उसकी बहुत प्रॉपर तरीके से देखभाल करती है, ठीक है। अब मान लो बच्चे को कोई दुख दर्द है या वो किसी चीज से डर गया और उसने एकदम से क्या कर दिया, सोते सोते ही रोना स्टार्ट कर दिया। इतने में उसकी मम्मी जो है वो कहीं पे काम कर रही है किचन वगैरह में, वो बच्चे को आवाज देती है और अपनी माँ की आवाज सुन के बच्चा रोना बंद कर देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, विश्वास का। क्यों? क्योंकि वहां पर उसको प्रॉपर अटेंशन, प्रॉपर केयर, प्रॉपर देखभाल वहां पर मिल रही है। और वो यदि बच्चा अपने दुख दर्द में लगातार रोते ही जा रहा है, घर का कोई भी मेंबर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, तब उसको क्या हो जाएगा, अविश्वास की स्थिति हो जाएगी। लैंग्वेज में एडजेक्ट क्या है आप देख लो। इस अवस्था में बच्चे को उचित स्नेह मिलने पर क्या आ जाता है, विश्वास का भाव विकसित हो जाता है। और उचित स्नेह न मिलने पर किसका भाव विकसित हो जाता है, अविश्वास का भाव विकसित हो जाता है। बहुत सिंपल था। ऐसे लैंग्वेज आपको मिलेगी, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बिल्कुल लाइव एग्जांपल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अब इसका मेन जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, देखो इसीलिए मैंने रेड पेन से अलग से लिखा है, मनोसामाजिक शक्ति नाम मिल सकता है या इस अवस्था का विशेष गुण, या इस अवस्था की मनोसामाजिक शक्ति क्या है। तो मैंने आपको बताया ही था, उसका आंसर क्या हो जाएगा, होप। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि निम्न में से विश्वास तथा अविश्वास जो अवस्था है उसका विशेष गुण क्या है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, होप। ठीक है ना। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको इस चीज को एक स्लाइड के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है ना। क्योंकि जितने आप अपना आई कांटेक्ट करोगे, जितना आप ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण लोगे, उतनी ही चीजें आपको अच्छे से समझ में आती जाएगी। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया ही था, अच्छे से क्लियर होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखो ये एक बच्चा है, ठीक है, और इसके पास में कोई मतलब एक महिला आती है जिसके हाथ में कोई एक क्यूब लिया हुआ है, ठीक है ना। अब मेजर क्वेश्चन बच्चे के माइंड में क्या आता है, कैन आई ट्रस्ट द पीपल अराउंड मी, कि मेरे आसपास जो लोग हैं क्या मैं उन पे विश्वास कर सकता हूं। तो ये जो महिला है ये इसको खिलौने के रूप में ये क्यूब दे रही है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल प्यार से बच्चे के साथ पेश नहीं आ रही है। वो केवल बच्चे के पास गई और खिलौना उसके आगे कर दिया। तो बच्चे ने इस चीज में क्या जताया, अविश्वास जताया, और वो खिलौना उससे नहीं लिया। फिर वही दूसरे चित्र में आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट इवेंट यहां पर क्या है, फीडिंग। फीडिंग जानते हो भाई, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, अपने माँ का स्तनपान करता है, ठीक है ना। तो उससे भी उसको बच्चे को वहां पर ट्रस्ट डेवलप होता है। और यदि माँ उस खिलौने को बच्चे के पास बड़े प्यार से लेके आ रही है, उसको बड़े प्यार से बतला रही है, तो बच्चा चल के माँ के पास आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो उसको फीडिंग करवाती है, प्रॉपर केयर और स्नेह देती है। इसके कारण उस बच्चे के अंदर क्या विकसित हो जाती है, होप विकसित हो जाती है, आशा यहां पर विकसित हो जाती है। अच्छे से मैंने आपको समझाया था। तो पहली अवस्था का विशेष गुण क्या हो जाएगा, होप या आशा। बच्चे को जिससे आशा होगा वहां पर बच्चा क्या करेगा, विश्वास करेगा। और यदि होप नहीं है तो बच्चे में क्या आएगी, अविश्वास की भावना आ जाएगी। आपने देखा होगा बच्चा जो है वो हर किसी सदस्य के पास जाना पसंद नहीं करता। यदि अगला उसके साथ प्यार से पेश आ रहा है, जैसे आपने देखा होगा ना
कोई पड़ोस की आंटी आई बच्चे के पास और उसने ऐसे हाथ बढ़ा के उससे बड़े ही प्यार से बात करके अले अले मेरा लाजा बेटा आ गया, तो वो अपनी माँ की गोद से भी उस आंटी के पास से चला जाता है। और वो यदि उसके साथ आप प्यार से पेश नहीं आ रहे हो, बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रहे हो, या कोई मेरे जैसा बियर्डेड पर्सन बच्चे के पास जा रहा है, तो हो सकता है बच्चा वहां पर अविश्वास वाली सिचुएशन उसके आगे आ जाए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसकी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के हिसाब से बताया था। अगली अवस्था लेते हैं स्टूडेंट्स, सेकंड स्टेज। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सेकंड स्टेज, ठीक है ना। सेकंड स्टेज का अपने नाम आता है स्टूडेंट्स, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, और हिंदी में इसको कहा जाता है स्वायत्तता बनाम लज्जा की अवस्था। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम यहां पर लिखे हैं, आप दोनों याद करने की कोशिश करना, इंग्लिश में याद हो जाए तो ज्यादा बेटर है। अवस्था का नाम क्या, ऑटोनॉमी वर्सेस डाउट, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, ठीक है ना। तो होता क्या है, इस अवस्था की जो उम्र होती है स्टूडेंट्स वो कितनी होती है, 1 से 3 वर्ष। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, ऑटोनॉमी प्राप्त करना चाहता, स्वायत्तता प्राप्त करना चाहता, अपने काम थोड़े थोड़े वो खुद करना स्टार्ट कर देता है, थोड़ी फ्रीडम फील करना स्टार्ट कर देता। कैसे, आपने देखा होगा मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसके सारे काम उसकी मदर या उसके फैमिली के बाकी लोगों के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन जब बच्चा इस स्टेज में होता है, 1 से 3 वर्ष की अवस्था में होता है, तो वो चाहता है, मतलब वो ऐसी एक्टिविटी करेगा कि मैं मेरा खाना खुद खा लूंगा, मुझे खिलाने की आवश्यकता नहीं है, या फिर मैं मेरे कपड़े खुद पहन लूंगा, मैं मेरे कपड़े के बटन भी खुद लगा लूंगा। तो यहां पर बच्चा क्या शो करना चाह रहा है आपके आगे, ऑटोनॉमी शो कर रहा है, स्वायत्तता आपके आगे शो कर रहा है। लेकिन यदि बच्चे ने खाना खाते खाते खाना जो है वो अपने कपड़ों पे गिरा दिया और मम्मी ने आते उसको प्रसाद वितरित कर दिया, तो वो वाली जो कंडीशन है वो बच्चे को क्या फील करवाएगी, लज्जा फील यहां पर करवाएगी। बच्चा सेम या क्या फील करेगा, डाउट फील करेगा। तो मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक अवस्था की एक मनोसामाजिक चुनौती होती है जिसको हम क्राइसिस कहते हैं, जिसका एक पहलू पॉजिटिव होता है और दूसरा कैसा हो गया, नेगेटिव। तो बच्चा खुद अपनी स्वायत्तता से कार्य कर रहा था, लेकिन उससे गड़बड़ हुई और घर वालों ने उसको डांट दिया, तो बच्चे ने क्या किया, नेगेटिविटी फील की, लज्जा या सेम फील किया। ओके स्टूडेंट्स, और अब आप देख लो, बच्चा स्वायत्तता या क्या करता है, स्वतंत्रता को महत्व देने लग जाता है। ऐसा एज इट इज आपको लैंग्वेज पूछी जा सकती है, और इसकी जो मनोसामाजिक शक्ति या विशेष गुण है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, विल पावर। विल पावर यानी इच्छा शक्ति, कि बच्चे के अंदर विल पावर होती है कि वो अपने कार्यों को क्या करे, खुद करे। ठीक है ना, एक बार आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी को ही मैं आपको एक और स्लाइड के माध्यम से समझाता हूं ताकि थोड़ा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, इसको आपको केवल समझना है। लिखा हुआ स्टेज 2 कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं द्वंद्व, और ये द्वंद्व क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट। हिंदी नाम मैंने अभी आपको बताया ही था। देखो होता क्या है, ये बच्चा जो है, ठीक है ना, और ये इसकी माँ है, और इधर ये क्या बताया हुआ, कमबोर्ड बताया हुआ है, यानी बच्चे को यहाँ पर क्या करने जाना है, टॉयलेट करने जाना है, या बच्चे को यहाँ पर क्या करनी है, पोटी करने जाना है। ठीक है ना, और इसकी माँ बच्चे को क्या कह रही है, लेट मी हेल्प यू गो टू द बाथरूम, कि क्या मैं तुम्हारी बाथरूम करने में या टॉयलेट करने में मैं तुम्हारी मदद करूं। तो बच्चा कहता है, आई वॉज ट्राइंग मॉम आई एम सॉरी, कि माँ मैं खुद जाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, मुझे हेल्प की जरूरत नहीं है। ये कहता है कि मैं खुद ही टॉयलेट करने चला जाऊंगा। यानी यहां पर बच्चा क्या प्रदर्शित करता है, ऑटोनॉमी प्रदर्शित करता है, स्वायत्तता यहां पर प्रदर्शित करता है। और यदि यहां से बच्चे में गड़बड़ हो जाती है, वो आसपास के एरिया को गंदा कर देता, प्रॉपर से टॉयलेट या पोटी नहीं कर पाता है, तब उसकी माँ के द्वारा डांटने पे बच्चा क्या फील कर सकता है, सेम या डाउट फील यहाँ पर कर सकता है। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये। अब हम लेते हैं इसी की तीसरी अवस्था स्टूडेंट्स। ओके, तो अगली अवस्था है तीसरी अवस्था, जिसका नाम है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। अवस्था का नाम क्या है, इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना, किसी चीज को शुरू करना, वर्सेस गिल्ट जिसको हम बोलते हैं दोष या अपराध बोध की अवस्था। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही नाम लिखे हुए हैं, और इसकी उम्र होती है स्टूडेंट्स 3 से 5 वर्ष। इसकी उम्र कितनी होती है, 3 से 5 वर्ष। कई जगह आपको यह भी मिल सकता है 3 से 6 वर्ष, नॉट ए बिग डील।
आपको इतना याद रखना, 3 से कितने वर्ष है ये, 5 वर्ष है, ठीक है। अब आप देखिएगा इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, चीजों को सीखने के लिए वो पहल करना प्रारंभ कर देगा, वो चीजों को सीखने के लिए इनिशिएटिव करना प्रारंभ कर देगा। कैसे, वो वातावरण के साथ चीजों को क्या करेगा, एक्सप्लोर करना चाहेगा, खोज करना चाहेगा। किसी चीज को सीखने के लिए वो क्या दर्शाएगा, अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा या उत्सुकता को दिखाएगा। आपसे बहुत सारे बच्चा क्या करेगा, सवाल जवाब करेगा, ठीक है ना। यानी वो कार्य के लिए क्या कर देता है, पहल करना स्टार्ट कर देता है। आप उसके लिए साइकिल चलाने के लिए लेके आए हुए तो उस साइकिल पे बैठ के उसको चलाना वो प्रारंभ कर देता है, या किसी गेम की या किसी खेल की वो क्या बनाता है, योजना बनाना भी यहाँ पर प्रारंभ कर देता है। तो बच्चा जो भी पहल करे उसके लिए उसके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। तब बच्चे के अंदर जो है पहल वाली भावना जो है वो क्या होगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, विकसित होगी। और यदि यहाँ पर उसको मोटिवेट नहीं किया गया और वहाँ पर बच्चे को अनसक्सेस मिल जाती उस कार्य में, तो बच्चा वहाँ पर क्या करेगा, अपराध बोध की भावना आ जाएगी, बच्चा वहाँ पर गिल्ट महसूस करेगा। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इस अवस्था में बच्चा अपने आसपास के वातावरण में अन्वेषण करना प्रारंभ कर देता है। बिल्कुल ऑथेंटिक बुक की एज इट इज लैंग्वेज है, एज इट इज इसको आपको एग्जाम्पल के रूप में पूछा जा सकता है, ठीक है ना। इसीलिए मैं आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो, इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी डेटा और कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट्स। तो याद रखना, अपने आसपास के वातावरण को एक्सप्लोर करने की बात कौन सी अवस्था में की गई है, तीसरी अवस्था में, जिसका नाम क्या, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट स्टेज, ठीक है। और यहां पर बच्चा ऐसे एग्जाम्पल के रूप में आपसे पूछा जा सकता है कि बच्चा खेल की क्या बनाएगा, योजना बनाएगा, या बहुत सारे आपसे क्या करेगा, सवाल जवाब करेगा। तो इसका भी आंसर क्या जाएगा, यहां पर बच्चा क्या कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है, किसी चीज की पहल कर रहा है। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। एक बार मैं अपने जीजाजी के साथ आ रहा था, जिसमें मेरे मतलब गाड़ी में, कार में दीदी और मेरा भांजा भी था, जिसका नाम है अवी, ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि बच्चा कितने सवाल जवाब करता है, कि मतलब जैसे ही रेड लाइट आई, गाड़ी वहां पर रुकी, तो सीधा अभी ने क्वेश्चन किया कि पापा आपने गाड़ी क्यों रोक ली। समझ रहे हो, यानी बच्चा यहां पर सवाल जवाब कर रहा है, वो चीजों की क्या कर रहा है, पहल कर रहा है, वो आसपास के वातावरण को जानना, एक्सप्लोर करने की इच्छा है, उसकी जिज्ञासा वहां पर जागृत हो रही है, ठीक है ना। फिर हम थोड़ी देर बाद चले वहां से, जीजाजी ने उसको बताया कि भाई रेड लाइट आती है तो उसको रुकना होता, हमें रुकना होता, ठीक है। फिर आगे जाने के बाद रास्ते में उसने 50 बार क्वेश्चन कर लिया कि घर कब आएगा, ननिहाल कब आएगा। तो बच्चा यहाँ पर बहुत सारे सवाल जवाब आपसे करता है, वो चीजों की क्या करता है, पहल करता है। एक और एग्जांपल, बच्चा यहाँ पर खेल की योजना बनाता, आपने देखा होगा और आपने किया भी होगा अपनी लाइफ में। हम वो गैस के जो प्लास्टिक के वो जो खिलौने टाइप में वो पूरा सिस्टम आता था, जिसके अंदर हम क्या करते थे, वो खाना बनाते थे, खेल ही खेल में उसकी योजना बनाते थे और वो चीजें खिलाने की भी हम ट्राई करते थे, ठीक है ना। अगली चीज देखिएगा, इस अवस्था में माता पिता को बच्चे द्वारा की गई पहल की क्या करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए। यदि प्रशंसा नहीं करोगे तब बच्चा वहां पर क्या फील करेगा, गिल्ट महसूस करेगा, ठीक है ना। और इस अवस्था का विशेष गुण क्या होता है, पर्पज या उद्देश्य। देखो मेन क्वेश्चन ये तो आपको डेफिनेटली याद होना ही चाहिए, एक एक लाइन इस अवस्था की इंपॉर्टेंट है। एक चीज मैं आपको बता दूं, आज तक जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं इस थ्योरी से रिलेटेड, वो पहली से लेके 5वीं अवस्था तक आए हैं, और संभावना यहीं से ही बनती है। इसलिए इनकी आपको एक एक विशेषता अच्छे से याद होनी चाहिए। पढ़ेंगे हम सारा, लेकिन 1 से लेके 5 तक आपको एक एक पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो इस अवस्था की मुख्य विशेष गुण क्या हो गया, पर्पज या उद्देश्य, कि बच्चा यहाँ पर वातावरण के साथ एक्सप्लोर कर रहा है, उसका सीखने का कोई पर्टिकुलर एम या उद्देश्य वहां पर होता है। या फिर आपसे यह पूछा जा सकता है कि बच्चा पर्पजफुल एक्टिविटी या गोल ओरिएंटेड बिहेवियर या लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार किस अवस्था में करता है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, एज इट इज लैंग्वेज क्या आ सकती है कि बच्चा गोल ओरिएंटेड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार किस अवस्था में करता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, पहल बनाम अपराध बोध की अवस्था। अच्छे से स्क्रीनशॉट लो स्टूडेंट्स इसका। ओके, अब इसको मैं आपको एक और एग्जाम्पल, एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको बताता हूं। आप देखिएगा स्टूडेंट्स, ये देखो लिखा हुआ स्टेज 3, इसके एज वगैरह पे आप मत जाना। स्टेज 3 जिसका नाम क्या, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। देखो ये एक बच्चा है, ठीक है ना, इसने क्या किया, ये अपनी साइकिल को चलाने की कोशिश कर रहा है,
पहल कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये क्या हुआ, ढलान वगैरह होने के कारण वहां पर बच्चा गिर गया, ये प्रॉपरली इनिशिएट नहीं कर पाया, है ना। तो यहां पर इसको अनसक्सेस मिली, इसलिए बच्चा यहां पर क्या महसूस कर रहा है, गिल्ट महसूस कर रहा है। यदि ये आसानी से साइकिल को चला लेता, उसके पेरेंट्स के द्वारा भी उसकी क्या की जाती, प्रशंसा की जाती, बच्चा हैप्पी फील करता, तो उसकी पहल वहां पर सक्सेस हो जाती। लेकिन बच्चा गिर गया, इसलिए बच्चा यहां पर क्या महसूस कर रहा है, गिल्ट महसूस कर रहा है। ये देखो इसकी आंख में आंसू आया हुआ है, और ये बच्चा क्या कह रहा है, वाई कुडंट मेक इट डाउन, वाई कुडंट मेक इट डाउन, कि भाई मैं गिर कैसे गया, मैं कैसे इसको अच्छे से प्रॉपरली चला नहीं पाया। अच्छे से आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। तो पहल सक्सेस नहीं होने पर बच्चे को क्या फील होती है, गिल्ट फील होती है। अब हम इसी अगली कड़ी में अगली अवस्था लेते हैं स्टूडेंट्स, चौथी अवस्था, ठीक है। और इस अवस्था का नाम है स्टूडेंट्स परिश्रम बनाम हीनता। अवस्था का नाम क्या है, परिश्रम बनाम हीनता, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी, ठीक है ना। और इसकी जो उम्र होती है वो होती है आपके 6 से 12 वर्ष। उम्र क्या होती है, 6 से 12 वर्ष, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम उत्तर बाल्यावस्था भी कह सकते हैं, और इससे पहले वाली जो अवस्था थी उसको हम पूर्व बाल्यावस्था भी नाम दे सकते हैं। बहुत नॉर्मल है, आप पढ़ते हो अवस्थाओं के नाम। तो इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, हार्ड वर्क करता है, मेहनत करता है। वो जितनी अधिक मेहनत करेगा उतनी ही उसको सफलता प्राप्त होती है, और यदि उसकी मेहनत में कमी रहती है तो उसको क्या मिलती है, अनसक्सेस। तो आपको इतना ही याद रखना है, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम का मतलब ही क्या होता है, हार्ड वर्क करना, मेहनत करना। तो जब बच्चा मेहनत करेगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, और बच्चा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, खुश होगा। और यदि उसकी मेहनत में क्या रही, उसकी मेहनत या परिश्रम में कमी रही, तो बच्चे का रिजल्ट क्या आएगा, वहां पर नेगेटिव आएगा। और इस अवस्था में बच्चा क्या करेगा, हीन भावना का शिकार हो जाएगा। बच्चा यहां पर क्या फील करेगा, इन्फीरियरिटी फील करेगा। आपने देखा भी होगा स्कूल टाइम में, जब क्लास के अंदर जो बच्चे टॉप आते थे वो बहुत खुश होते थे, और जो बच्चे जिनका रिजल्ट C ग्रेड मिला किसी को, या वो 40% मिले, या बच्चा फेल हो गया, तो बच्चे में हीन भावना वहां पर आ जाती थी। बहुत नॉर्मल पॉइंट है। और इस अवस्था का जो विशेष गुण होता वो होता कॉम्पिटेंसी, जिसको हम क्या कहते हैं, सामर्थ्यता। तो ये जो सामर्थ्यता जो होती है, जो कॉम्पिटेंसी जो होती है, वो सबकी कैसी होती है, अलग अलग होती है। तो मेहनत जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा आप क्या करोगे, ग्रो करोगे, आपका विकास होगा। एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एरिक्सन का मनोसामाजिक विकास सिद्धांत पढ़ा। अच्छे से आप इसको तैयार कर लेना। और एक चीज़ स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना, ये जो कृष्णा अकेडमी अजमेर का जो यूट्यूब चैनल है, इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को क्या करना है, शेयर करना है, ताकि ये जो कंटेंट है वो रीट की तैयारी करने वाले या साइकोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है, उन सभी की जो जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, फिर नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। ओके।